कारो तानो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है, लेकिन उसकी जिंदगी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। कुछ साल पहले उसकी छोटी बहन कैरन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कैरन की डेथ ने उसकी फैमिली को बिखेर दिया। उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, उसका बाप शराब पीने लगा। घर का माहौल इतना खराब हो गया था कि कारो को हर एक दिन एक बोझ जैसा लगता था। उसके फादर अक्सर गुस्से में कैरन की मौत का जिम्मेदार कारो को मानते थे, जिस वजह से कारो के अंदर एक गिल्ट और लोनलीनेस और भी गहरा होता गया। एक शाम जब कारो ट्रेन स्टेशन के पास था, उसकी मुलाकात एक अजीब सी लड़की से हुई। उसका नाम आंजू हानाशिरो था। ट्रेन किसी एक्सीडेंट की वजह से लेट थी, बारिश हो रही थी और आंजू अकेली बेंच पर भीगी हुई बैठी थी। कारो ने उसे अपना अम्ब्रेला ऑफर किया। उनकी पहली बातचीत थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन कारो को लगा कि आंजू भी किसी न किसी वजह से दूसरे लोगों से अलग है। वो उससे अम्ब्रेला लेती है और उससे कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करती है ताकि वो उसको अम्ब्रेला लौटा सके। अगले दिन स्कूल में कारो को पता चला कि आंजू उसके क्लास की नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। आंजू का बिहेवियर बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग था। वो कारो से उसका अम्ब्रेला अगले दिन लौटा देने की बात करती है। वो सीधी बात करती है, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती है और लोगों की ओपिनियन की ज्यादा परवाह नहीं करती है। तभी ब्रेक में एक लड़की और उसके दोस्त आके आंजू को परेशान करते हैं, उसकी बुक छीन लेते हैं, लेकिन आंजू उसका जवाब अच्छे से दे देती है। इस वजह से वो जल्दी ही पूरे क्लास का अटेंशन बन गई थी। एक रात कारो को अपने फादर के साथ फिर झगड़ा हो गया। गुस्से और दुख में वो घर से बाहर निकल गया और बिना सोचे समझे जंगल की तरफ चलता रहा। वहीं उसको एक अजीब सा टनल नजर आया। टनल के एंट्रेंस एक अंधेरे जंगल के बीचों एक अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था। अंदर से ऑरेंज कलर की रोशनी निकल रही थी और आसपास एक अजीब सी खामोशी थी। क्यूरियोसिटी के चलते कारो टनल के अंदर चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। टनल के अंदर सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। फिर उसकी नजर एक सैंडल पर पड़ी जो उसकी मर चुकी बहन कैरन की सैंडल जैसी थी। कारो का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। कुछ और आगे बढ़ने पर उसे अपना पुराना पेट बर्ड भी नजर आया जो सालों पहले मर चुका था। डर के मारे कारो तुरंत टनल से बाहर भाग आया और अपने पेट बर्ड को लेके घर वापस आ गया। तभी उसके फादर उसको मिलके बहुत रोते और उसको बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, पता नहीं मैं क्या करता अगर मैं तुम्हें भी खो देता तो। मैंने शराब के नशे में जो भी बोला उसके लिए सॉरी। और पूछता है कि वो एक हफ्ते से कहाँ था। कारो के हिसाब से वो टनल के अंदर सिर्फ कुछ मिनट रहा था। जब उसने फोन और डेट चेक की तो उसे पता चला कि रियल वर्ल्ड में पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। अब कारो को यकीन हो गया था कि उराशिमा टनल सच में एक ऑर्डिनरी जगह नहीं है। अगले दिन वो स्कूल जाता है जहाँ उसका दोस्त उससे एक हफ्ते गायब रहने का रीजन पूछता है, जिसका वो फ्लू होने का बहाना दे देता है। तभी वहाँ आंजू आती है और उसे कंसर्न करते हुए उसका अम्ब्रेला अगले दिन देने की बात करती है क्योंकि वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया था। स्कूल खत्म होते ही कारो दोबारा उस टनल में जाता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, अगर टनल उसके मर चुके पेट बर्ड को वापस ला सकता है तो शायद वो कैरन को भी वापस ला सकता है। कैरन को दोबारा देखने की उम्मीद उसके लिए सब कुछ बन गई थी। वो टनल में कैरन को आवाज लगाता है, तभी उसे पता चलता है कि आंजू भी उसका पीछा करते हुए वहाँ टनल में आ गई है। वो उसको देख के जल्दी ही उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। जब आंजू कारो से इस बारे में पूछती है तो पहले तो कारो ने सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सब कुछ बता दिया। आंजू ने डिसाइड किया कि वो कारो के साथ मिलकर टनल के राज को समझेगी। उस शहर में एक पुरानी कहानी बहुत मशहूर थी। लोग एक मिस्टीरियस जगह के बारे में बात करते थे जिसे उराशिमा टनल कहा जाता था। कहा जाता था कि अगर कोई इस टनल के अंदर जाए तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा या विश पूरी हो सकती है, लेकिन उस विश की कीमत बहुत भारी होती है। टनल तुमसे तुम्हारी जिंदगी का टाइम छीन लेता था। दोनों ने मिलकर टनल पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। स्कूल के बाद वो रेलवे क्रॉस पर मिलते थे। वो स्टॉप वॉच लेकर जाते थे, टाइमिंग नोट करते थे और कैलकुलेट करते थे कि टनल के अंदर और बाहर टाइम कितनी अलग स्पीड से चलता है। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान दोनों रोज मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि स्कूल में भी उनका दोस्त उससे पूछने लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, जिसका जवाब कारो ना बोलता है। एक दिन वो टनल के अंदर और बाहर से टेक्स्ट मैसेज कितने देर ट्रेवल करता है उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि टनल के अंदर से बाहर आंजू 7 घंटे से उसका वेट कर रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि आंजू रो रही है। उन दोनों के बीच का रिलेशन और भी गहरा हो जाता है। आंजू उसको संडे को फ्री होने के लिए पूछती है और वो एक एक्वेरियम घूमने जाते हैं, जहाँ वो उसको बताती है कि वो उसको अच्छा मानती है, पसंद नहीं करती, अच्छा मानती है, गलत मत सोचना। और उसको बताती है कि वो जब टनल के अंदर था तो आंजू को डर लग रहा था। कारो उसको क्विट करने के लिए बोलता है, लेकिन आंजू को अपनी विश पूरी करनी थी, इसलिए वो क्विट नहीं कर सकती। उसके बाद कारो अपना दिल खोल देता है और उसको बताता है कि उसकी सबसे बड़ी विश कैरन को वापस पाना है। कैरन की डेथ के बाद उसने कभी अपने आप को माफ नहीं किया था, क्योंकि उसकी बहन उसके लिए एक बीटल पकड़ने के लिए ट्री पे चढ़ी थी, जहाँ वो गिर के उसकी डेथ हो गई। वो कैरन को वापस लाना चाहता था। अगर
आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि वो टनल के सबसे अंदर वाले हिस्से तक जाएंगे। उन्हें लगता था कि वहीं उनके विशेष का जवाब छुपा हुआ है। वहां अंदर तक जाने के बाद आंजू को उसकी खोई हुई मांगा पेजेस जो उसने ड्रॉ करी थी वो वापस मिलती है। टनल से बाहर निकलने के बाद आंजू कारो को अपने घर लेके जाती है, जहाँ आंजू ने कारो को अपना सीक्रेट बताया। उसका सपना एक सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट बनने का था, लेकिन उसे लगता था कि उसके टैलेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता। उसके पेरेंट्स भी उसके सपनों को सपोर्ट नहीं करते थे, इसीलिए वो टनल में अपनी विश पूरी करना चाहती थी। कारो उसके आर्ट की तारीफ करता है और उसको पब्लिश करने के लिए मोटिवेट करता है। जितना ज्यादा वक्त दोनों साथ बिताते गए उतना ही उनका रिश्ता मजबूत होता गया। उन्होंने कभी सीधे शब्दों में अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन उनकी हर बात और हर नज़र से साफ था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए स्पेशल बन चुके थे। स्कूल में कारो के दोस्त उसको साथ में समर फेस्टिवल चलने को बोलते हैं और चिढ़ाते हैं कि वो तो आंजू के साथ जाएगा। तो वो दोनों साथ में समर फेस्टिवल जाते हैं, जहाँ वो साथ में एंजॉय करते हैं और फायरवर्क्स देखते हैं। फायरवर्क्स देखते हुए कारो का हाथ आंजू पकड़ लेती है। कारो जब घर जाता है तो अपने बाप को किसी और औरत के साथ बात करता हुआ देखता है। उसका बाप उसको अंदर इनवाइट करता है और उसको बताता है कि वो औरत उसकी नई माँ है और वो यहाँ से बाहर टोक्यो शिफ्ट करके टोक्यो में जॉब करेंगे। कारो को पैनिक अटैक आता है और वो वहीं उल्टी कर देता है, जिसे देख के उसका बाप गुस्से में उसको बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाके दरवाजे के साइड में ही सो जाता है। अगले दिन सुबह आंजू उसको लंच के लिए बुलाती है, जहाँ वो उसको बताती है कि उसका मांगा एक्सेप्ट हो गया है और उसे एक एडिटर ने उसको हायर करने की बात भी करी है। फिर उसको अगले दिन टनल में जाने का जो प्लान था उसके बारे में बात करती है, जिसे कारो पोस्टपोन करने के लिए बोलता है। आंजू को अपने लाइफ में फोकस करने को बोलता है, जिससे उन दोनों की थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों वही सेम स्टेशन में जाते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे और कारो ऐसे एक्ट करता है कि वो पहली बार आंजू से मिल रहा है, जिससे दोनों फिर से हंसने लगते हैं। ये बहुत होलसम मोमेंट होता है दोनों के लिए, क्योंकि आंजू पहली बार कारो को हंसता हुआ देखती है। अगले दिन वो अकेला ही टनल के अंदर चला जाता है और उधर आंजू उसको ढूंढते हुए उसके घर में आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कल रात से घर नहीं आया है। ये सुनते ही आंजू टनल की तरफ रोते हुए भागती है, जहाँ उसे टनल के एंट्रेंस पे एक मैसेज आता है कि जब तक ये मैसेज उसको पहुंचेगा वो टनल के पहले से भी बहुत ज्यादा अंदर तक पहुंच चुका होगा। वो आंजू को लाइफ में आगे बढ़ने को बोलता है और कभी उस टनल में एंटर ना करते हुए गुड बाय बोलता है। टनल के गहरे हिस्से में कारो को कैरन दिखती है। कैरन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी यादों में थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसे बुला रही थी। कारो के लिए ये सपने के सच होने जैसा था। सालों से जिस चीज की उसको तमन्ना थी वो उसके सामने खड़ी थी। कुछ पलों के लिए कारो सच में कैरन के साथ वहाँ रुक जाना चाहता था, लेकिन जब उसने आंजू का मैसेज देखा उसका वेट कर रही है तो फिर उसके दिमाग में आंजू की याद आई। उसे समझ आया कि कैरन उसका पास्ट है लेकिन आंजू उसका फ्यूचर। कैरन को पकड़ कर रखने की कोशिश में वो अपनी पूरी लाइफ को गवा रहा है। उस मोमेंट में कारो ने पहली बार कैरन की डेथ को एक्सेप्ट किया था। उसने समझ लिया था कि कुछ चीजें वापस नहीं ला जा सकती। कैरन उसको आई लव यू और टेक केयर बोलती है। ये रियलाइजेशन उसकी पूरी जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था। कारो टनल से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा और उधर दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। स्कूल खत्म हो चुके थे, उसके क्लासमेट सारे बड़े हो चुके थे, लेकिन कारो के लिए जैसे वक्त रुक सा गया था। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोल था, आंजू को ढूंढना। आंजू भी अब अडल्ट हो चुकी थी। उसने अपने सपनों का पीछा किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। सालों की दूरी के बावजूद दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे। एक दिन आंजू वहीं सेम स्टेशन में बैठी जोर से रो रही थी। तभी कारो को उसका मैसेज आता है जिसमें वो बताता है कि वो उससे प्यार करता है। मैसेज देख के आंजू टनल की ओर दौड़ने लगती है। वो उसे 8 सालों से मिलने का इंतजार कर रही होती है और वो जब फिर से मिले तो उनके बीच सिर्फ याद ही नहीं बल्कि वो पुरानी फीलिंग्स भी मौजूद थी। आंजू कारो को किस करती है और वो दोनों टनल से साथ में बाहर आते हैं, जहाँ बाहर टाइम आगे बढ़ चुका था। वो 13 साल बाद टनल से बाहर निकले। मूवी यही एक इमोशनल और होपफुल नोट पर खत्म होती है। उराशिमा टनल असल में सिर्फ एक मैजिकल टनल नहीं है, वो इंसान का रिग्रेट और पास्ट का सिंबल है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जिनको वो बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर हम हमेशा पास्ट को पकड़ कर रखेंगे तो हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खो देंगे। कारो की जर्नी हमें ये सिखाती है कि दर्द को भुलाना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। इसलिए मूवी का टाइटल द टनल टू समर द एग्जिट ऑफ गुड बाय से रखा गया। टनल पास्ट की तरफ ले जाता है, जबकि एग्जिट उस पास्ट को गुड बाय कहकर फ्यूचर की तरफ बढ़ने का सिंबल है।